भारत की ताकत और रणनीति ने एलएसी पर चीन को अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दिया। इस बड़ी खबर के बीच आज तक उस जगह पर पहुंचा है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया था। लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू से हम आपको संवाददाता मंजीत नेगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको बताएंगे कैसे एलएसी के पास सामरिक पुल और सड़कों को बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कैसे पुराने पुल की जगह नए मजबूत पुल बनाए जा रहे हैं जिससे सेना के भारी भरकम ट्रक और टैंक आसानी से इन इलाकों से गुजर सके। ये दुर्गम इलाके जहां पर आज तक पहुंचा है। हम आपको सिंधु नदी से भी रिपोर्ट दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा की थी। खारदुंगला जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, वहां की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस पुल से खबर दिखाते हैं जिसने चीन को परेशान कर रखा है। लद्दाख में चीन से लगने वाली 1200 किलोमीटर लंबी एलएसी पर पिछले 3 सालों में बीआरओ ने काफी तेजी के साथ काम किया है। खासतौर से ऐसे पुराने सामरिक पुलों को बदलने का काम चल रहा है। ये पुराने लोहे के पुल हैं जिन्हें बदलकर अब नए कंक्रीट के पक्के पुल बनाए जा रहे हैं। अब तक करीब 20 ऐसे पुल बनाए जा चुके हैं, जबकि 20 और यानी कि कुल 40 पुलों पर काम चल रहा है और जिसकी वजह से सेना की जो सरहद तक पहुंचने की आवाजाही है, सेना के जो बड़े हथियार टैंक हैं, उनकी आवाजाही आसानी से हो रही है। मौजूदा हालात में जब इस वक्त सरहद पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे नए पुलों के बन जाने से सेना की आवाजाही आसान हो गई है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, बासगो, आज तक। भारत और चीनी सेनाओं के बीच में टकराव की एक बड़ी वजह सरहद पर भारत की तरफ से सामरिक सड़कों का और पुलों का तेजी से निर्माण किया जाना है। चीन इस बात से घबराया हुआ है कि भारतीय सेना इतनी तेजी के साथ सामरिक सड़कें और पुल क्यों बना रहा है। इस काम में बीआरओ अहम भूमिका निभा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बीआरओ किस तरह से काम कर रहा है। इस वक्त हम लेह से 35 किलोमीटर दूर करगिल की तरफ नीमू में खड़े हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर सैनिकों को संबोधित किया। यहाँ से नीमू की अगर बात की जाए तो यहाँ से लेह 35 किलोमीटर है और इसके आगे ये जो हाईवे है ये करगिल होते हुए श्रीनगर जाता है। सामरिक हाईवे है। सेना की श्रीनगर से लेकर लेह सियाचिन तक की आवाजाही इस सड़क के जरिए होती है। अब इसी सड़क के साथ एक दूसरी सड़क नीमू दारचा रोड काटी जा रही है, जो सामरिक तौर पर भारत के लिए बहुत अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस नई सड़क के बन जाने से श्रीनगर, करगिल और लेह होते हुए सियाचिन तक भारतीय सैनिकों की जो आवाजाही है वो बिना पाकिस्तान की नजर में आए हो सकेगी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, नीमू, आज तक। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ तेजी से सामरिक सड़कों और पुल को बना रहा है। 3 साल में 40 पुलों पर काम चल रहा है, जिसमें से 20 पुल बनकर तैयार हैं और 20 बनने वाले हैं। 2022 तक 66 सामरिक सड़कें बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब हम आपको दिखाते हैं करगिल से होते हुए लेह और सियाचिन से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने वाली इस सामरिक सड़क पर किस तरह से काम हो रहा है, बीआरओ किस तरह से काम कर रहा है। पहले इस सड़क पर इस तरह के पुराने लोहे के पुल बनाए गए थे जिन्हें वैली ब्रिज कहा जाता था और अब बीआरओ ने पिछले 3 महीने के अंदर एक तरह से कह सकते हैं रिकॉर्ड समय में एक नया मजबूत पुल पर तैयार किया है, जिस पर सेना की बड़े वाहनों की, बड़े हथियारों की आसानी से आवाजाही हो सकती है। और यहाँ पर बीआरओ मुश्किल हालात में कई तरह की दुश्वारियाँ हैं। मौसम यहाँ पर लगातार बर्फबारी का मौसम रहता है, ठंडा है और उसके साथ ही जो कोविड की चुनौती है उसके बीच में मजदूरों का मनोबल यहाँ बनाए रखना। यहाँ पर आधुनिक मशीनों के साथ जो मजदूर हैं वो दिन रात मुश्किल हालात में लगातार काम कर रहे हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, नीमू, आज तक। नीमू में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु दर्शन पूजा की। अब आपको हम उसे सिंधु नदी के पास से रिपोर्ट दिखाते हैं। ये इलाका सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। नीमू की अगर बात करें तो यहाँ पर जंस्कार और सिंधु इंदस जो नदी है उसका संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजा भी की थी सिंधु नदी में। और सामरिक तौर पर अगर बात की जाए तो ये जो सामरिक सड़क है, ये जो इलाका है, आगे लेह से लेकर सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी पूरे इलाके को जोड़ने का काम करता है। और इस पूरे इलाके में अगर सड़कों की बात की जाए, सामरिक पुलों की बात की जाए, जो हम आगे आपको दिखाएंगे, वहाँ पर बीआरओ लगातार पिछले अगर 2-3 सालों में खासतौर से बात की जाए तो बीआरओ ने काफ़ी तेज़ी के साथ जो पुराने वैली पुल थे यानी कि लोहे के पुल थे उनको अब चौड़े
जो सीमेंटेड पुल हैं उनमें तब्दील किया है, जिससे सेना के बड़े वाहनों की आवाजाही हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने नीमू ब्रिगेड का दौरा किया था, जवानों का हौसला बढ़ाया था। नीमू पहुंची आज तक की टीम की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे नीमू ब्रिगेड का इलाका है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर सैनिकों को संबोधित किया और मौजूदा हालात के बीच चीन को सीधी चुनौती दी। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि यहां पर लद्दाख इलाके में भारत की जो सैन्य तैयारियां, खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसको लेकर भारत पीछे नहीं हटेगा और भारत चीन की जो चालबाजियां इस वक्त हैं, चीन की जो हिमाकत है, उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और ख़ासतौर से चीन की जो डर की वजह है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पिछले कुछ सालों में पूरे लद्दाख से लगने वाली जो 1200 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर बीआरओ ने जिस तेजी के साथ सामरिक सड़कों का, पुलों का निर्माण किया है, उसकी वजह से चीन डरा हुआ है और इसीलिए मौजूदा तनाव के बीच चीन ने अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाया है। लेकिन भारत ने भी इस पूरे इलाके में अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाया है। अगर हम नीमू ब्रिगेड्स की बात करें, इसके आगे लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी और गलवान नाला, जहाँ पर खूनी भिड़ंत हुई थी, वहाँ पर भारत की सैन्य तैयारियाँ चाक चौबंद हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम इन तैयारियों का ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, नीमू ब्रिगेड, आज तक। आज तक सबसे पहला चैनल है जो दुनिया की सबसे ऊंची पक्की रोड खारदुंगला पहुंचा है। सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाले हाईवे से ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड खारदुंगला टॉप पर पहुंचे हैं और यहाँ पर लिखा है वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। और ये रास्ता आगे सियाचिन और एयरफोर्स का जो थॉयस एयरबेस है वहाँ तक जाता है। और इस वक्त यहाँ पर बर्फ़ देखी जा सकती है कि पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है और इस वक्त जुलाई के महीने में यहाँ पर ये हालात है। सेना की यहाँ पर लगातार मौजूदगी है और इसके आगे एयरफोर्स और वायुसैनिक जो सेना के लोग हैं वो लगातार हर मुश्किल में तैनात हैं। इस वक्त चीन के साथ जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में सेना की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, खारदुंगला, आज तक। आइए बढ़ते हैं, आगे रुक करते हैं अब अगली खबर का। बात गैंगस्टर विकास दुबे की। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे कहां फरार हो गया है, किसी को पता नहीं है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी विकास दुबे का कोई सुराग नहीं मिला है। विकास की तलाश में यूपी में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उसे पकड़ने के लिए उसके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कल कानपुर की काकादेव पुलिस ने 3 लावारिस लग्जरी गाड़ियां बरामद की। बाद में ये गाड़ियां विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की निकली। किसी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। एसटीएफ ने जय वाजपेयी को हिरासत में लेकर इस मामले में अब पूछताछ की है। इस बीच सीओ देवेंद्र मिश्र की एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है, जिसमें सीओ ने चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी और विकास दुबे की नजदीकियों का खुलासा किया है। अब बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। जिस चिट्ठी की चर्चा हर तरफ है, उसे मार्च में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तब के एसएसपी को लिखा था। देवेंद्र मिश्रा ने लेटर में बड़े हमले की आशंका भी जताई थी। विकास दुबे जैसे अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए मैंने थानाध्यक्ष चौबेपुर को निर्देशित किया था, क्योंकि ऐसे दबंग अपराधी के विरुद्ध सामान्य जनता में शिकायत करने का साहस नहीं है। ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के खिलाफ थानाध्यक्ष का सहानुभूति बरतना विनय तिवारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। विनय तिवारी का विकास दुबे के घर आना जाना है। अगर थानाध्यक्ष ने अपने काम में परिवर्तन नहीं किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। कानपुर के मौजूदा एसएसपी दिनेश कुमार ने सीओ देवेंद्र कुमार के लेटर का रिकॉर्ड में न होने की बात की, साथ ही इस मामले में जांच का भरोसा भी दिया। सीओ बिल्लौर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो
जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करते हैं देश में कोरोना के आंकड़ों की। कुल मामले 7 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के कुल मामले बढ़कर 7,19,000 हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 22,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 467 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हुई है। लेकिन अगर आप ये 7 लाख का आंकड़ा कैसे पहुंचा है, आप इस पर नजर डालें तो 19 मई से लेकर 7 जुलाई तक की ये तस्वीर देखिए। कुल मामले 7 लाख के पार जा चुके हैं। हालांकि 4,39,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और 20,160 लोगों की कोरोना की वजह से देश भर में अब तक मौत हुई है। बीते 24 घंटों की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 22,000 मामले रिपोर्ट हुए हैं, 15,000 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 467 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। और ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। देश में कोरोना के केसेस 7 लाख तक कैसे पहुंचे। 19 मई से 7 जुलाई तक की ये तस्वीर कैसे 110 दिन का समय लगा था पहले 1 लाख केस होने में और उसके बाद 15 दिन में ही, अगले 15 दिन में ही देखिए तस्वीर बढ़ गई। लेकिन अब आपको हम दिल्ली की तस्वीर भी दिखाते हैं कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़े 1 लाख कैसे पार हुए। और ये देखिए ग्राफ सीधे कितनी तेजी से बढ़ा है, आप इस पर भी नजर डालिए। 96 दिन में किस तरह से ये केसेस बढ़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 25,000 केसेस 96 दिन में बढ़े थे और उसके बाद 16 दिन जब और बीत गए तब 50,000 केस दिल्ली में हुए थे और उसके बाद 7 दिन में ही 70,000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया और फिर अगले 10 दिन और लगे केसेस को 1 लाख तक पहुंचने में। 4 महीने गुजर जाने के बाद दिल्ली में कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। 2 मार्च का वो वक्त था जब दिल्ली में पहला कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया था। वहीं पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो दिल्ली में 1,379 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक देश की राजधानी में कोरोना की वजह से 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये सरकार के लिए एक चिंता की बात है। लेकिन दूसरी तरफ राहत की खबर यह भी है कि दिल्ली में रिकवरी रेट और संक्रमण रेट तेजी से घटा है। ऐसे में सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब मौत के आंकड़ों पर लगाम लगाने में सरकार कितनी कामयाब हो पाती है, यह देखना होगा। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। कानपुर मामले में यूपी पुलिस और सरकार की किरकिरी के बाद अब बदमाशों पर पलटवार की तैयारी है। योगी सरकार ने ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। एनसीआर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तो पुलिस ने गैंगस्टर्स पर शिकंजा कस दिया है। कानपुर के बिकरू गांव में 4 रोज पहले एक कुख्यात गैंगस्टर ने जो तांडव मचाया वो यूपी पुलिस के इतिहास का काला अध्याय बन गया है। पुलिस इससे अरसे तक नहीं उबर पाएगी। एक गैंगस्टर को दबोचने में 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद अब योगी सरकार फुल एक्शन में आई है। कानून व्यवस्था को लंबे अरसे से ठेंगा दिखाते आ रहे बदमाशों की अब खैर नहीं। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आला अधिकारियों को माफिया और गैंगस्टरों पर हल्ला बोल के सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस को खुली छूट दी गई है। मकसद एक ही है, हर हाल में किसी भी हालत में बड़े अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसनी है। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। यूपी के टॉप बदमाशों की लिस्ट तैयार है। माफिया मुख्तार अंसारी का नाम इसमें सबसे ऊपर है। मुख्तार की 50 अवैध संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। उसके अवैध कारोबार को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। मुख्तार के 100 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। अतीक अहमद भी पुलिस के निशाने पर है। पूरे यूपी में पुलिस के हल्ला बोल का असर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी दिख रहा है। ये देखिए, कुख्यात सुंदर भाटी के 2 खेत कुर्क किए जा रहे हैं। पुलिस ने खेत में बोर्ड लगा दिया है। ये कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा के रामपुर गांव में की गई। सुंदर भाटी गिरोह के गुर्गे सत्यवीर बैंसला के 3 प्लॉट भी कुर्क किए गए। इसकी कीमत 2.5 करोड़ से ऊपर है। सुंदर भाटी की 2 जमीन रामपुर गांव में है जिसकी कीमत लगभग 80 लाख है और सत्यवीर बैंसला के 2 प्लॉट कासना गांव में और 5 सेक्टर में है, उनको कुर्क किया गया जिसकी कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपया है। इस तरह कुल 3 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज कुर्क की गई है और यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि अभी बदमाशों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर चंद्रपाल के यहाँ कुर्की की कार्रवाई करने पुलिस पहुंची तो बदमाश के घर वाले पुलिस से उलझ गए। जाहिर तौर पर पुलिस की चुप्पी और सियासी संरक्षण से बदमाशों ने ये काली दुनिया बनाई है। इस पर चोट करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। देश में टिड्डियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। 9 राज्यों के 100 से ज्यादा जिले टिड्डियों से प्रभावित हैं। ऐसे में अब सरकार टिड्डियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। पाकिस्तान से आई टिड्डियों पर अब भारत ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। आसमान से जैसलमेर में वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल टिड्डियों के खात्मे के लिए किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव टिड्डियों से खेतों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी यहाँ पे तैनाती की जा चुकी है और उसने आज सुबह नियंत्रण का कार्य किया है और भविष्य में अभी एयरफोर्स के और भी अभी करीब 4-5 हेलीकॉप्टर इस कार्य में जुड़ने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना से 5 MI-17 हेलीकॉप्टर का करार किया है। वहीं एक निजी हेलीकॉप्टर भी किराए पर लिया गया है। राजस्थान में 25 ड्रोन के जरिए टिड्डियों पर एरियल कंट्रोल किया जा रहा है। इनमें से 10 जैसलमेर बाड़मेर में तैनात हैं। लंदन से 15 माउंटेन स्प्रेयर मशीनें भी मंगवाई गई हैं जो जैसलमेर में तैनात है। हमारे जो व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर हैं गाड़ियों के थ्रू किया था, गाड़ियों के द्वारा किया था और हमने अपने ड्रोनों के द्वारा भी करीब 2 लोकेशंस पर कल कंट्रोल किया था। मौजूदा वक्त में देश के करीब 9 से ज्यादा राज्यों और 100 से ज्यादा जिले टिड्डियों से प्रभावित हैं। देश में टिड्डियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिनसे निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। विमल भाटिया, जैसलमेर, आज तक। भारत के कूटनीतिक दांव के आगे चीन को झुकना पड़ा। अब वो गलवान से पीछे हटने को राजी हो गया है, लेकिन चीन की उसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी बेईमानी की बातें सामने आने लगी हैं। उसके रवैये से कई देश ऐसे हैं जो परेशान हैं। विस्तारवाद की राह पर चलने वाले ड्रैगन ने भूटान की जमीन पर भी अपना दावा कर दिया है। चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। भारतीय घेराबंदी ने रंग दिखा दिया। जो चीन जिद्दी बन चुका था, गलवान से नहीं हटने का हट कर बैठा था, अब वो पीछे हटेगा। उसकी सेना हटेगी, कैंप हटेंगे, टेंट गाड़ियां सब कुछ हटेंगे। 5 मई से चीन विवाद को तूल दे रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है, वो जान गया है कि भारत की बात नहीं मानी तो दुनिया में अलग थलग पड़ना पक्का है। गलवान घाटी में चीनी फौज का पीछे हटना शुरू हो गया है। जिस जगह झड़प हुई थी वहां से PLA करीब 2 किलोमीटर पीछे लौटी है। चीन के साथ कमांडर स्तर की 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी। रविवार को NSA डोभाल ने भी दखल दिया। उन्होंने खुद चीनी समकक्ष वांग यी से बात की। फैसला हुआ कि LAC पर यथास्थिति बदलने की एक तरफा कार्रवाई न हो। दोनों देशों के भविष्य के रिश्ते के लिए सरहद पर शांति जरूरी है। भरोसा कायम करने के लिए बातचीत जारी रहे। LAC से पीछे हटने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। चरणबद्ध तरीके से तनाव कम करना सुनिश्चित किया जाए।
हमने बोला है कि हम इसको वेरीफाई करेंगे, बीच में विश्वास नहीं करते हैं। ये जो विश्वास टूटा है श्वेता जी, ये इसको जुड़ने के लिए 100 साल लगेंगे या 200 साल लगेंगे, मेरे को मालूम नहीं है। भारत की ताकत के आगे चीन तो झुक गया, लेकिन अन्य पड़ोसियों के साथ क्या? उसकी सीमा 14 देशों के साथ है, लेकिन उसके पड़ोसी दुश्मनों की लिस्ट इससे भी लंबी है। चीन की विस्तारवादी नीति ने उसकी ऐसी हालत की है। चीन का नया टारगेट बना है भूटान। वो भारत के सबसे घनिष्ठ मित्रों में शामिल भूटान की बेहद खूबसूरत साकटेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पर दावा ठोंक रहा है, धौंस दिखा रहा है कि सैंक्चुरी उसका है। चीन ने इस सैंक्चुरी के लिए भूटान की फंडिंग पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह विवादित हिस्सा है, जबकि भूटान चीन को दो टूक बता चुका है कि वो उसकी जमीन पर आंख उठाकर न देखे। साकटेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पर दावेदारी के खिलाफ दिल्ली में भी भूटान के रॉयल एम्बेसी ने चीनी दूतावास को चिट्ठी लिखी है और सख्त ऐतराज जताया है। हाल ही में उसने भूटान में साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान है, वो हमारा इलाका है, ऐसा बीजिंग ने क्लेम किया है। तो ऐसे ये जो विस्तारवाद जो चीन दादागिरी से करने की कोशिश कर रहा है, ये चीन की जो दादागिरी है ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। चीन भी मान रहा है कि भूटान के साथ उसका सीमा विवाद है, लेकिन वो उन विवादों को सुलझाने में भारत की दखल नहीं चाहता। उसे पता है कि भारत की दखल होगी तो सच का पलड़ा भारी हो जाएगा, उसकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन भारत और भूटान के बीच दोस्ताना संबंध अटूट हैं। दोनों देशों के बीच 1949 में मैत्री संधि हुई थी। तय हुआ था कि भूटान अपने विदेशी संबंध के मामले में भारत को भी शामिल करेगा। इसमें 2007 में संशोधन हुआ था, जिसके तहत भारत से जुड़े हुए मामलों में ही भूटान जानकारी देगा। इसी मैत्री समझौते की ताकत है कि 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने मित्र भूटान का बखूबी साथ दिया। चीनी फौज को हिंदुस्तानी जवानों ने सबक सिखाया, दुश्मनों को दबे पांव लौटना पड़ा। अब चीन की नई चाल से फिर भूटान नाराज है, लेकिन ड्रैगन जब भी खुराफात करेगा उसे डोकलाम और भारत की सख्ती याद आ जाएगी। इस बार भी भूटान के साथ उसका दोस्त खड़ा है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के खिलाफ चीन ने पहले नेपाल को उकसाया, फिर उसे ही अपने जाल में फंसाया। नेपाल के पीएम ओली को जिस चीन पर भरोसा था, उसी ने पीठ में खंजर घोंपा। चीन ने नेपाल के 10 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अब भी ओली की नींद नहीं खुली है। वो चीन का गुणगान कर रहे हैं और भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्सी पर ही अब तलवार लटकने लगी है। सरहद पर पटखनी खाने के बाद चीन ने हिंदुस्तान के सामने नेपाल को खड़ा कर दिया। परेशान करने के लिए ओली के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। हालात ये हो गए कि भारत के साथ सदियों पुरानी रोटी बेटी के रिश्ते को भूलकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चीन के मोहपाश में फंस गए। शी जिनपिंग के साथ नई नई दोस्ती रास आने लगी तो भारत के खिलाफ ही जहर उगलने लगे। भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताने लगे और इन जगहों को नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया। भारत के साथ दुश्मनी की लकीर खींचकर केपी शर्मा ओली आहिस्ता आहिस्ता चीन के इशारे पर नाचने लगे। लेकिन इसी बीच चीन ने जोर का झटका दिया। मौके का फायदा उठाकर चीन ने 33 हेक्टेयर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया। नेपाल जो सर्वे डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, उसने एक लिस्ट बनाया है जिसमें 11 जगहों का उल्लेख है। चाइना ने इंक्रोच किया है 10 जगह पे, जो कि 33 हेक्टेयर्स ऑफ नेपालीज लैंड है। चीन का नेपाल का जमीन हथियाने का 2 तरीका है, एक रोड कंस्ट्रक्शन के माध्यम से और दूसरा कि चीन जो अपने जो नेपाल के चीन के तरफ जो नदियां हैं उस पे चीन ने डैम बनाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण जो नदी का प्रवाह है और नदी का फ्लो है वो नेपाल टेरिटरी की तरफ जा रहा है। भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने नेपाल के 10 जगहों पर कब्जा कर लिया। बीजिंग ने 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर कुदरती सीमा बनाई। इसकी तस्दीक नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में भी हुई है।
लेकिन केपी शर्मा ओली ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली है। चीन न सिर्फ नेपाल में नदियों का पानी रोक करके वहां सड़कें और हाईवे बना रहा है, बल्कि उत्तरी गोरखा जिले के कई गांवों में भी कब्जा कर लिया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि यहां पर चीन दमनकारी नीति अपनाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि अपने नागरिकों को न संभाल पाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री ओली अब भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। इसके चलते वो अपने देश के नागरिकों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। चीन ने पैसे के दम पर नेपाल के साथ मनमानी शुरू कर दी। कई योजनाओं में निवेश करके नेपाल को झुकने को मजबूर किया। मार्च 2016 में चीन ने तिब्बत को सेंट्रल नेपाल से जोड़ने वाले रेलवे लिंक को मंजूरी दी। 2015-16 के बीच नेपाल में जितना निवेश हुआ उसका करीब 42% अकेले चीन ने किया। चीन ने नेपाल के रसुआ में पनबिजली प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें चीन ने 950 करोड़ रुपए लगाए। चीन ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाकर नेपाल को फंसाया। चीन पहले खुले हाथों से कर्ज देता है, फिर उस कर्ज की आड़ में अपने विस्तारवाद को बढ़ावा देता है। इस बात को ओली समझे या न समझे, नेपाल के लोग और सियासी पार्टियां चीन के इस खेल को बखूबी समझ रही हैं। नेपाल को एहसास हो गया है कि वो चीन की कठपुतली बनता जा रहा है। ऐसे में नेपाल को समझना चाहिए कि भारत उसका शत्रु नहीं, उसका मित्र है। अगर वो चीन के चंगुल से नहीं निकल पाया तो उसका जमीर भी छिनेगा और जमीन भी। चीन अपने पड़ोसी देशों को पहले कर्ज देता है, फिर उसको पैसे देकर के आर्थिक गुलाम बना लेता है। चीन नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। पर भारत और नेपाल के बीच में जिस तरीके का रोटी बेटी का संबंध है, वैसे में इसको भूलकर वो चीन की गोद में खेल रहा है। पर नेपाल को ये समझना चाहिए कि चीन उसकी जमीन भी हथिया लेगा और उसका देश भी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। भूटान भारत के जितने करीब है उतना ही अच्छा दोस्त है रूस। चीन उस दोस्त को भी परेशान करना चाहता है, उसकी जमीन हड़पना चाहता है। तभी उसने रूस के एक शहर पर अपना हक जता दिया है। चीन मौके की तलाश करता है। जैसे ही मौका मिलता है वो उसका फायदा उठाने लगता है। कोरोना काल में जब दुनिया इस महामारी से उबरने के लिए हाथ पैर मार रही है, तब वो अपनी विस्तारवादी सोच को अंजाम देने में दिन रात एक किए हुए है। रूस भी उन देशों में से एक है जिसकी जमीन पर चीनी नजर है। चीन की चालबाजी देखिए, उसकी नजर रूस के खूबसूरत शहर व्लादिवोस्तोक पर पड़ गई है। व्लादिवोस्तोक में रूसी नौसेना के प्रशांत महासागर बेड़े का मुख्य बेस है। यह शहर चीन और उत्तर कोरिया की सीमा के करीब है। रूस से होने वाले व्यापार का अधिकांश हिस्सा भी इसी पोर्ट से होकर जाता है। यह शहर तो 60 से पहले चीन का हिस्सा था, लेकिन युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों ड्रैगन की शर्मनाक हार के बाद इसे रूस को दे दिया गया था। तभी से यह शहर चीन की आंखों में खटक रहा है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब व्लादिवोस्तोक के स्वतंत्रता दिवस पर चीन में रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसके बाद चीनियों ने इसे अपना बताते हुए अभियान छेड़ दिया। इस विवाद में CGTN के संपादक शेन सिवई भी कूद पड़े। उन्होंने लिखा कि रूसी दूतावास की इस पोस्ट को चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट पर पसंद नहीं किया गया। जानकार बताते हैं कि चीन तब तक शांत है जब तक वो अपनी सैन्य ताकत को रूस के बराबर नहीं कर लेता। रूस भी अच्छी तरह समझता है, तभी वो भारत को लगातार हथियारों की खेप देकर संतुलन बनाने में जुटा है। रूस सावधान इसलिए भी है क्योंकि चीन ने रूस के इस इलाके में 700 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस बहाने वो लगातार चीनियों को यहां बसा रहा है। चीन भारत रूस की दोस्ती से भी वाकिफ है। 24 जून को मॉस्को में दोनों देशों की गर्मजोशी भरी दोस्ती की जो तस्वीर दिखी, उससे चीन खींच गया। तभी तो उसने रूस से भारत को हथियार न देने की गुहार कर दी, लेकिन रूस ने दोस्ती का दामन थामा, चीन को ठेंगा दिखा दिया। चीन के ग्रह नक्षत्र आजकल ठीक नहीं है। ऐसे में बेहतर है कि वो पड़ोसियों को परेशानी में डालने की अपनी आदत से बाज आए। आज तक ब्यूरो। वैसे तो चीन की सीमाएं 14 देशों से मिलती हैं, लेकिन उसकी सीमा विवाद 23 मुल्कों के साथ है। भारत के पड़ोसियों को भी चीन ने अपने खतरनाक मंसूबे के लिए भड़काने का काम किया। कर्ज नीति के हथियार से उन्हें झुकने पर मजबूर किया। पड़ोसी हो लेकिन चीन जैसा ना हो, जो चालें चलता है। चीन में इतनी हिमाकत नहीं कि वो सामने से लड़े,
ताल ठोक कर चुनौती दे, लिहाजा वो पिछले दरवाजे से भारत के लिए सिरदर्द पैदा करता है और इसके लिए उसका हथियार है कर्ज नीति। जी हाँ, इसी हथियार के दम पर वो भारत को घेरने में लगा है। वैसे तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते 1947 से ही ठीक नहीं हैं, लेकिन जब सरहद पर चीन को मुंह की खानी पड़ी तो उसने कर्ज के जरिए पाकिस्तान को बहलाया फुसलाया। अपने खतरनाक मंसूबे के लिए चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के बोझ तले गुलाम बना दिया। चीन ने पाकिस्तान के सिपैक प्रोजेक्ट में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए और इसकी बड़ी रकम पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर दिया, जिसकी ब्याज दर 7% है। साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के करीब नौसेना का बेस बनाकर भारत को घेरना चाहता है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन जहां पाकिस्तान के नागरिकों को सीपीईसी प्रोजेक्ट में रोजगार दे रहा है, तो वहीं वो अलग अलग देशों में डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत काम कर रहा है। भारत के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कर्ज नीति के जरिए कई देशों को खड़ा करने की कोशिश की। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह, एयरपोर्ट समेत कई योजनाओं में करीब 36,500 करोड़ का निवेश किया। ये कर्ज 2016 में 45,600 करोड़ रुपए का हो गया। श्रीलंका इसे नहीं चुका सका तो उसे हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। चीन ने बांग्लादेश में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए लगाए। मालदीव 2016 में 16 द्वीपों को चीनी कंपनियों ने लीज पर लिया। चीन की इस चालबाजी से दुनिया वाकिफ है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले चीन की सीमाएं वैसे तो 14 देशों से मिलती हैं, लेकिन चीन की सीमा विवाद 23 देशों से है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।